नमस्कार। ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, असम विश्वविद्यालय सिलचर। एमए हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र से हिंदी का प्रतिबंधित साहित्य और हिंदी साहित्य का इतिहास इकाई को आप पढ़ने जा रहे हैं। इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आपके सामने प्रतिबंध की अवधारणा स्पष्ट होगी, प्रतिबंधित साहित्य का साहित्य के इतिहास से संबंध आप समझ पाएंगे और प्रतिबंधित साहित्य को सामने लाने वाले प्रयास से भी आप अवगत हो सकेंगे। प्रतिबंध या प्रतिबंधन का सामान्य अर्थ निषेध, रोकना होता है, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ उस वैधानिक कार्रवाई से है जो प्रकाशन, संगठन, सभा आदि को गैर कानूनी घोषित कर दमनात्मक रुख अपनाता है। कई बार भाषण देने पर, यात्रा करने पर आदि पर भी निषेधाज्ञा लागू कर दी जाती है। यह कार्यवाही सत्ता पक्ष, सरकार उनके विरुद्ध करती है जो उनकी कुरीतियों का खुलासा करता है, उनकी दुर्व्यवस्था के विरुद्ध जनता को जागरूक करता है और अपने हक की लड़ाई के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। वर्चस्व और सत्ता की यह प्रवृत्ति होती है, उसका स्वभाव होता है कि वह अपने सामने खड़े होने वाले विरोध के स्वर को, विरोध के साहित्य को, विरोध की कविता को रोके, उसे अलग करे, उस पर प्रतिबंध लगाए। साम्राज्यवादी शक्तियों के संदर्भ में आप इस बात को स्पष्टता से समझ सकते हैं। साम्राज्यवादी शक्तियां अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उन गतिविधियों का दमन करना चाहती हैं जो गुलामों में, उपनिवेशितों में स्वतंत्रता की और मुक्ति की, आजाद होने की चेतना भरती है। साहित्य में जब जब जन चेतना जागृत करने की प्रेरणा जहां जहां उन्हें दिखाई पड़ती है, उस साहित्य को साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाता है। युग का साहित्य स्वाभाविक तौर पर अपने समाज का दर्पण होता है। समाज के बदलाव की स्थितियां क्रमागत रूप से साहित्य में परिलक्षित होती हैं, रेखांकित होती है और कई बार साहित्य समाज को भी बदलने की पहल करता है। जब कभी ऐसा होता है कि साहित्य शासक वर्ग के विरुद्ध जोर से आवाज उठाता है, तब उसकी आवाज पर पाबंदी लगा दी जाती है। भारतीय अभिलेखागारों में ऐसी रचनाओं की संख्या विपुल है जो कभी ऐतिहासिक समयों में प्रतिबंधित की गई थी, उन्हें रोका गया था। हिंदी साहित्य में उन्हें शामिल करने पर यह हो सकता है, इस बात की पर्याप्त संभावना है कि साहित्य के इतिहास की चली आती रूपरेखा में आमूल-चूल परिवर्तन हो जाए। क्यों? क्योंकि उन साहित्य के इतिहासों में इस विपुल और व्यापक साहित्य को स्थान नहीं मिला है। इनका स्वर, इनका स्वभाव, इनकी प्रकृति, इनकी भाषा, यह सब उस साहित्य से अलग है जिनको प्रतिबंधित नहीं किया गया है। और जब यह सब समय पाकर साहित्य के इतिहास में जगह पाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर साहित्य के इतिहास की रूपरेखा, साहित्य के इतिहास का प्रचलित ढांचा बदलेगा। भारत के प्रतिबंधित साहित्य से संबंधित एन जेराल्ड बैरियर की एक पुस्तक सन 1976 में प्रकाशित होती है। उस पुस्तक का शीर्षक है बैंड कंट्रोवर्शियल लिटरेचर एंड पॉलिटिकल कंट्रोल इन ब्रिटिश इंडिया 1907 to 1947। इस पुस्तक में सन 1907 से लेकर 1947 तक के बीच के समय के
ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय भाषाओं में, न केवल हिंदी में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखे जाने वाले साहित्य पर जब जब प्रतिबंध लगा है उसकी चर्चा हुई है। उस साहित्य पर प्रतिबंध का इस किताब में अध्ययन किया गया है। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव में और ब्रिटिश संग्रहालय ब्रिटिश म्यूजियम के पुस्तकालय में जो रचनाएं मौजूद थीं, प्रतिबंधित रचनाओं की सूची उस किताब में दी गई है जो जेराल्ड उपलब्ध कर सके थे। जेराल्ड के अनुसार बांग्ला में 226, गुजराती में 158, हिंदी में 1391, हिंदुस्तानी में 320, मराठी में 185, अंग्रेजी में 273, पंजाबी में 135, उर्दू में 468 और अन्य द्रविड़ भाषाओं में 224 तथा अन्य भाषाओं में 538 रचनाओं को ब्रिटिश शासन ने प्रतिबंधित किया था। साहित्य की यह संख्या अचरज में डालती है कि ऐसी रचनाओं की इतनी बड़ी संख्या है जो अब तक हमारे सामने नहीं आ सकी हैं, जिनको अब तक साहित्य के इतिहास में जगह नहीं मिला है और जिन रचनाओं को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। एन जेराल्ड बैरियर ने प्रतिबंध की राजनीति का भी विश्लेषण अपनी उस पुस्तक में बहुत विस्तार से किया है और इस बात पर विचार किया है कि किन किन राज्यों में कैसी कैसी रचनाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। यह आश्चर्यजनक है कि रचनाओं पर प्रतिबंध तो लगाया जाता था, किंतु उन रचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता था। इन प्रतिबंधित रचनाओं को उन्होंने, जेराल्ड ने 3 उप श्रेणियों में विभाजित किया है। इसमें पहली श्रेणी के अंतर्गत ऐसी रचनाएं हैं, ऐसा साहित्य है जिनमें धर्म को आधार बनाकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया और धर्मनिरपेक्ष राजनीति वाला साहित्य शामिल है। स्वाभाविक तौर पर यह समझ सकना कठिन नहीं है कि ब्रिटिश शासन के अधीन एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी था और उसके विरोध में जनता में एक स्वर भी गूंज रहा था जिसका संबंध ईसाई धर्म के प्रचार, मिशनरियों के अधिक हस्तक्षेप से है। दूसरी श्रेणी के अंतर्गत वैसी पुस्तकें हैं जिनमें भारत से प्रेम करने वाले, भारत के प्रति, देश के प्रति अपनी भक्ति रखने वाले लोगों की जीवनियां हैं और उससे संबंधित अन्य संकलित रचनाएं हैं। और तीसरी श्रेणी देशभक्ति से जुड़ी हुई कविताओं की और गीतों की है। हालांकि बैरियर ने यह लिखा है कि इनमें कई ऐसी भी रचनाएं हैं जो इन तीनों श्रेणियों का अतिक्रमण करती हैं अपने स्वभाव और प्रकृति से। जेराल्ड बैरियर ने अपने जिस शोध में हिंदी की 1391 प्रतिबंधित किताबों का उल्लेख किया है, उस शोध की भी चर्चा हिंदी साहित्य के किसी इतिहास में नहीं मिलती। उन किताबों की तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तानी भाषाओं में लिखी जाने वाली रचनाएं तो अलग से हैं ही। इस सूची में यदि उन्हें भी जोड़ लिया जाए तो यह संख्या 1711 हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या में प्रतिबंधित रचनाओं की उपेक्षा करके हिंदी में आचार्य शुक्ल से लेकर रामविलास शर्मा तक विद्वानों ने आधुनिकता, नवजागरण आदि की जो भी चर्चा की है उसके अधूरेपन का हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं। रामविलास शर्मा के नवजागरण का समूचा विमर्श 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है और 1857 से संबंधित वैसी रचनाएं जिनको ब्रिटिश प्रतिबंध के कारण सामने नहीं लाया जा सका, उन पर चर्चा किए बिना नवजागरण संबंधी निष्कर्ष पूरा नहीं माना जा सकता। ब्रिटिश शासन द्वारा पुस्तकों पर जिन आधारों से प्रतिबंध लगाए जा रहे थे उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। यानी यदि कोई रचना सन 1857 के आंदोलन के समर्थन में लिखी हुई है
तो वह रचना प्रकाशित नहीं हो सकती, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यदि कोई साहित्य अंग्रेजी राज्य के दमन और शोषण के खिलाफ लिखा जाता है तो ऐसा कोई भी लेख या रचना प्रकाशित नहीं हो सकती, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दुनिया के किसी भी देश के स्वाधीनता आंदोलन के समर्थन में लिखा हुआ कुछ भी प्रकाशित नहीं हो सकता, भारत को तो छोड़ दीजिए। यानी भारत के लोग, भारत में ऐसा साहित्य प्रकाशित हो ही नहीं सकता जिसमें दुनिया के किसी भी देश के स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन किया गया हो। और सबसे बड़ी बात कि रूसी क्रांति और मार्क्सवाद के बारे में कुछ भी जानकारी देने वाली रचना प्रकाशित नहीं हो सकती। मोटे तौर पर ये कुछ आधार हैं जिनको सामने रख करके ब्रिटिश शासन ने साहित्य पर प्रतिबंध लगाए थे। ब्रिटिश शासन द्वारा प्रतिबंध के इन चारों आधारों से स्पष्ट होता है कि उस दौर की प्रतिबंधित हुई रचनाएं शुक्ल जी के उस मानदंड पर खरे उतरती हैं जिसके आधार पर उन्होंने जीवन और साहित्य की दिशा और दशा को एक साथ जोड़ा और आधुनिक साहित्य का आधार माना। भारतेंदु युग के साहित्य की एक बड़ी विशेषता शुक्ल जी ने यही मानी थी कि भारतेंदु ने अलग अलग चल रही साहित्य और जीवन की धारा को एक धारा में जोड़ दिया। जब जीवन और साहित्य की दशा दिशा का सबसे जीवंत प्रमाण ही ओझल हो तो हिंदी साहित्य में नवजागरण और आधुनिकता का कोई भी मूल्यांकन किस प्रकार प्रमाणित हो सकता है। जीवन और साहित्य की दशा दिशा का सबसे जीवंत प्रमाण उस दौर में 1857 के आंदोलन को केंद्र में रखकर की गई रचनाएं हैं और प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण जीवन और साहित्य की दशा दिशा का सबसे जीवंत प्रमाण देने वाली ऐसी रचनाएं जब साहित्य के इतिहास से, साहित्य के आलोचकों की दृष्टि से ओझल हो, तब हिंदी साहित्य की आधुनिकता का, हिंदी साहित्य में नवजागरण का कोई भी विमर्श, कोई भी मूल्यांकन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। रामविलास शर्मा ने 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन को हिंदी नवजागरण का प्रारंभ माना था। नवजागरण के 4 चरणों में बाकी 3 तो साहित्य से संबंधित हैं, लेकिन पहला सीधे सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ था। सन 1857 के पहले स्वाधीनता आंदोलन और भारतेंदु युग के साहित्य के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होने के कारण उनकी नवजागरण संबंधी अवधारणा पर सवाल भी उठे हैं। जाहिर है इस आंदोलन का समर्थन करने वाली अधिकांश रचनाएं तो प्रतिबंधित हैं, अभी तक अप्रकाशित हैं, तो यह काम संभव कैसे था। रामविलास जी ने नवजागरण की अपनी अवधारणा में इस कमी को दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया, यह बात समझ में नहीं आती। यह बात समझ में नहीं आती कि इन हजारों की संख्या में मौजूद रचनाओं से आंख मूंद कर हिंदी नवजागरण की वास्तविक अवधारणा पर विचार करना संभव नहीं है। ब्रिटिश शासन ने जिन पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों पर पाबंदी लगाई थी, उनमें प्रेमचंद के सोजे वतन और समर यात्रा तथा अन्य कहानियों से हम परिचित हैं। साहित्य की शायद ही कोई विधा हो जो उस दौर में प्रतिबंध का शिकार न हुई हो। कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक, निबंध आदि सभी विधाएं प्रतिबंधित हुई हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र के 3 कहानी संग्रह प्रतिबंधित हुए। सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा और उसके हिंदी अनुवाद पर पाबंदी लगी है। मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव की किताब पराधीनता की विजय यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई। देव नारायण द्विवेदी की किताब देश की बात प्रतिबंध का शिकार हुई। आज जब ये किताबें हमारे सामने हैं तब उन्हें पढ़कर यह महसूस होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में राष्ट्रीय कविता और राष्ट्रीय साहित्य नाम का जो लेखन हम देखते पढ़ते आ रहे हैं वह कितना अपूर्ण है। ये किताबें तो सिर्फ 2-4 उदाहरण हैं। संग्रहालयों में, अभिलेखागारों में हजारों की संख्या में मौजूद ऐसी किताबें हिंदी के शोधकर्ताओं का इंतजार कर रही हैं।
साहित्य का इतिहास लेखन पर चर्चा करते हुए आपने देखा है कि साहित्य के इतिहास लेखन में निरंतर नवीन शोधों से प्राप्त निष्कर्षों की जरूरत पड़ती है, उन पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ती है। ये किताबें भी इस प्रक्रिया में जिस दिन प्रकाशित होकर हमारे बीच आएंगी, साहित्य के इतिहास को देखने और उसे लिखने का हमारा नजरिया निश्चय ही बदलेगा। इन किताबों का उल्लेख किए बगैर 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का जो इतिहास लिखा गया है, उसकी विडंबना पर विचार करते हुए मैनेजर पांडे ने लिखा है कि यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत अंग्रेजी राज के दौरान प्रतिबंधित हिंदी साहित्य का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में उनके विश्लेषण और मूल्यांकन की उम्मीद कैसे की जाए। अंग्रेजी राज के दौरान 2 तरह की पुस्तकों पर पाबंदी लगी थी। उनमें कुछ वैचारिक थी और अधिकांश सृजनात्मक। वैचारिक पुस्तकों में अधिकांशतः इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र से संबंधित थी और सृजनात्मक पुस्तकों में कविता, उपन्यास, कहानी और नाटक की पुस्तकें। अगर साहित्य के इतिहास में किसी भाषा में मौजूद ज्ञान की दशा का आकलन है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी में लिखी गई और प्रतिबंधित हुई इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र की पुस्तकों पर विचार होना ही चाहिए। ऐसा करने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी वाङ्मय का इतिहास बनाना होगा, जो वह अभी नहीं है। जो लोग साहित्य का इतिहास लिखते समय या उसके बारे में सोचते समय इतिहास से अधिक महत्वपूर्ण साहित्य को मानते हैं, वे भी उन कविताओं, उपन्यासों, कहानियों और नाटकों पर ध्यान नहीं देते जिन पर प्रतिबंध लगा था। उनके विश्लेषण और मूल्यांकन के बाद ही तो उनकी साहित्यिकता तय हो सकती है, न कि अंग्रेजी राज की तरह उन्हें अवांछित मानकर उपेक्षित करने से। हिंदी साहित्य के इतिहास में और इसी कारण से हिंदी आलोचना में भी एक राष्ट्रीय साहित्य धारा की चर्चा होती है, पर उनमें भी कहीं प्रतिबंधित रचनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आंदोलन के पक्ष से बोलने वाले साहित्य को दोहरा दंड मिला। अंग्रेजी राज ने उन रचनाओं पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें दंडित तो किया ही, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने भी उन्हें उपेक्षित छोड़कर उन्हें कम दंडित नहीं किया है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इतनी बड़ी संख्या में प्रतिबंधित रचनाओं की सूची देखकर और साहित्य इतिहास लेखन में उनकी अनुपस्थिति देखकर इस दोहरे दंड की बात सही ही लगती है। साहस और सच का जोखिम भरा रास्ता चुनने का यह अभिशाप उनके साथ भी जुड़ा हुआ है, जो देश के लिए चुपचाप शहीद हो गए। सन 1857 के बाद के क्रूर ब्रिटिश दमन पर अमरेश मिश्र ने जो शोध किया था, उसे इस संदर्भ में याद रखना होगा। सन 1861 की जनगणना में भारी गिरावट को आधार बनाते हुए जिस तरह व्यापक नरसंहार का जिक्र अमरेश ने किया है, उसे देखते हुए उसके बाद के कठोर प्रेस कानून और अभिव्यक्ति पर लगाई गई पाबंदी की बात स्वाभाविक तौर पर समझ में आती है। कहने का ऐसा यह है कि स्वाधीनता आंदोलन को सीमित कर देखने वाली इतिहास दृष्टि से हम उस युग का वास्तविक स्वरूप नहीं समझ सकते। इसी तरह भारतेंदु युग और द्विवेदी युग जैसी व्यक्ति केंद्रित साहित्य इतिहास दृष्टि से भी व्यापक रूप से प्रतिरोध के उन स्वरों को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक ब्रिटिश शासन में, ब्रिटिश भारत में पाबंदी के शिकार हुए साहित्य को हम अपने सामने नहीं रखते, उनको साहित्य के इतिहास में जगह नहीं देते। हिंदी में ऐसे प्रयास हुए हैं। हिंदी में प्रतिबंधित साहित्य पर विचार करने का पहला व्यवस्थित प्रयास भगवान दास माहौर का है। उन्होंने शोध किया था और अपने शोध प्रबंध, जो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का हिंदी साहित्य पर पड़े हुए प्रभाव से संबंधित है, उसमें उन्होंने उस 1857 के महाविद्रोह पर प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाओं का विश्लेषण किया है। सन 1976 में यह शोध प्रबंध प्रकाशित हुआ। एक संयोग यह भी है
कि यह किताब भी उसी साल प्रकाशित हुई जिस साल जेराल्ड बैरियर की किताब प्रकाशित हुई थी। भगवान दास माहौर भगत सिंह के मित्र थे, उनके सहयोगी थे। यह आकस्मिक नहीं है, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि उनकी यह किताब भगत सिंह को ही समर्पित है। अधिकांश प्रतिबंधित रचनाएं चूंकि क्रांतिकारी विचारों से ही भरी थी, इसलिए एक क्रांतिकारी की हैसियत से भगवान दास माहौर गहरी आत्मीयता के साथ इस किताब में प्रतिबंधित रचनाओं का विवेचन भी करते हैं और विश्लेषण भी। इस किताब की एक और विशेषता यह भी है कि इसमें हिंदी के अलावा सन 1857 से संबंधित उर्दू, मराठी, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी पुस्तकों का भी जहां तहां उल्लेख मिलता है। इसी क्रम में प्रतिबंधित साहित्य के अध्ययन का एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास विश्वामित्र उपाध्याय ने किया है। सन 1986 ईस्वी में उनकी किताब छपी, विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन। 2 भागों में यह किताब प्रकाशित हुई थी। इस किताब में भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी भारत के स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित आंदोलनों और प्रयासों का अध्ययन और मूल्यांकन किया गया है। विश्वामित्र उपाध्याय की ही सन 1989 में एक दूसरी किताब छपी, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन और हिंदी साहित्य। इस किताब में एक अध्याय के अंतर्गत प्रतिबंधित हिंदी साहित्य में उपलब्ध राजनीतिक चेतना और साहित्य की विभिन्न विधाओं पर क्रांतिकारी स्वाधीनता आंदोलन के प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है। विश्वामित्र उपाध्याय ने केवल हिंदी, उर्दू और बांग्ला साहित्य पर ही क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रभावों का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि विभिन्न लोक भाषाओं के लोक गीतों में मौजूद क्रांतिकारी चेतना का भी अध्ययन एवं मूल्यांकन किया है। इसी क्रम में हम 1999 में प्रकाशित रुस्तम राय की किताब प्रतिबंधित साहित्य, जो 2 खंडों में है, को भी रख सकते हैं। इस पुस्तक के पहले खंड में हिंदी की प्रतिबंधित कहानियों और उपन्यास तथा दूसरे खंड में हिंदी की प्रतिबंधित कविताओं की चर्चा मिलती है। बाद में सन 2006 में मदन लाल क्रांत की भी एक किताब आती है, स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी साहित्य का इतिहास। इसमें भी प्रतिबंधित क्रांतिकारी रचनाओं के आधार पर आधुनिक हिंदी साहित्य का क्रांतिकारी पक्ष सामने लाया गया है। सत्येंद्र कुमार तनेजा की एक किताब जो बहुत प्रसिद्ध है, सितम की इंतहा क्या है, 2010 में सामने आती है। इस किताब की भूमिका में ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदी में लिखे गए और मंचित होने वाले नाटकों पर पाबंदी का विस्तृत इतिहास मिलता है। इसके साथ साथ इसमें सन 1916 से लेकर 1931 तक के प्रतिबंधित हिंदी के 7 नाटकों को संकलित भी किया गया है। इस किताब की एक और विशेषता है कि इसके परिशिष्ट में बांग्ला, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ और उर्दू के प्रतिबंधित नाटकों की विस्तृत सूची भी दी गई है। ऐसा नहीं है कि किताबों पर पाबंदी लगाए जाने का चलन आज खत्म हो गया। आज़ादी मिलने के बाद भी किताबें प्रतिबंधित की जाती हैं, किंतु अंग्रेजी राज्य में जिन किताबों पर पाबंदी लगाई जाती थी वह पाबंदी आज की तरह नहीं थी। आज जिन फिल्मों पर या जिन लेखकों की किताबों पर पाबंदी लगती है उनका व्यवसाय बढ़ जाता है। चर्चा में ऐसे भले ही वे रचनाएं न हों, लेकिन पाबंदी के बाद वे रातों रात मशहूर हो जाती हैं। ब्रिटिश शासन में जिन किताबों पर पाबंदी लगती थी उन किताबों की एक प्रति भी बचा पाना बहुत मुश्किल काम था। अंग्रेजी राज में जिन किताबों पर पाबंदी लगाई जाती थी उनकी 1-2 प्रतियों की रक्षा करने में भी बड़ी समस्या होती थी, उसके कई खतरे थे। देवस्कर की पुस्तक के हिंदी अनुवाद देश की बात और देव नारायण द्विवेदी की पुस्तक देश की बात पर पाबंदी से संबंधित बातें हम सब जानते हैं कि कैसे जब पुलिस नवजादिक लाल श्रीवास्तव के घर आई तो उन्होंने दोनों किताबों की एक एक प्रति बचाने के लिए अपनी पत्नी की मदद ली थी। नवजादिक लाल जी की पत्नी
उनने उन प्रतियों को अपनी साड़ी में छिपाकर उनकी रक्षा की थी। इस बात को समझते हुए हम आप कल्पना कर सकते हैं उस प्रतिबंध का कितना गहरा और भीतर तक असर रहा होगा समाज में। यह तथ्य दुखद है, यह बात दुखी करता है कि आजाद भारत में, स्वाधीन भारत में भी ऐसे प्रतिबंधित क्रांतिकारी और राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण साहित्य को प्रकाशित करने, लोगों के बीच लाने के प्रयास नहीं के बराबर हुए हैं। इसका कारण यह है कि इस साहित्य को स्वाधीन भारत में भी प्रकाशित और प्रचारित करने के लिए केवल बौद्धिक प्रयास पर्याप्त नहीं है। अपनी इस विरासत पर प्रकाश डालने का जो प्रयास हुआ है, वह प्रयास प्रकाशित किताबों की संख्या को देखते हुए बहुत ही कम महसूस होता है। 1700 से अधिक प्रतिबंधित किताबों की सूची से महज 5-6 किताबों का प्रकाशन इस बात का प्रमाण हमारे सामने रखता है। आज के समय में देश की बात करना वैसे भी अपने बौद्धिक जगत में बहुत साधारण एवं हल्की बात समझी जाती है। प्रतिबंधित साहित्य के विवेचन एवं मूल्यांकन में हिंदी आलोचना की इस विडंबनापरक स्थिति की भूमिका पर विचार होना आवश्यक है। जब से दुनिया भर में और इस कारण से इस देश में भी भूमंडलीकरण की हवा चली है, हिंदी क्षेत्र के अधिकांश बुद्धिजीवी स्थानीय होने से पहले ही राष्ट्रीय होना चाहते हैं और राष्ट्रीय होने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय हो जाने की इच्छा रखते हैं, और यह उनके हिसाब से केवल अंग्रेजी में बोलने और लिखने से हो सकता है। यह अजीब विडंबना है कि एक स्वाधीन देश में पैदा हुआ बुद्धिजीवी मानसिक रूप से गुलामी के बोझ को ढो रहा है। हम भूल जाते हैं कि भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन के महत्वपूर्ण लेखक और विचारक अपनी मातृभाषाओं के साथ डटकर खड़े थे। रविंद्रनाथ ठाकुर का बांग्ला भाषा में लिखना और महात्मा गांधी का अपनी गुजराती भाषा में लिखना इसका प्रमाण है। कुमारान आसान देश और दुनिया की तमाम भाषाएं जानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभाषा मलयालम को अपनी रचनाशीलता के केंद्र में रखा। रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है, किंतु जो क्रांतिकारी साहित्य है, जिसकी साहित्य के इतिहास में उपेक्षा की गई है, उसकी उपेक्षा का कारण केवल यह नहीं है कि प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण वह उपेक्षित रह गए, बल्कि उसका एक बड़ा कारण यह है कि उसका संबंध अधिकांशतः लोक जीवन से है। स्वाधीनता आंदोलन के दरमियान लिखे गए क्रांतिकारी साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा लोक साहित्य से जुड़ा हुआ है, और वह लोक साहित्य अपने देश की विभिन्न मातृभाषाओं में मौजूद है। विडंबना है कि ऐसे प्रतिबंधित साहित्य को साहित्य के इतिहास में केवल इस कारण से शामिल नहीं किया जाए और इस बात का समर्थन करने वाले लोग भी मौजूद हों कि यह किसी भाषा में नहीं बल्कि लोक भाषा में लिखा गया है। आज की हिंदी आलोचना में हिंदी के प्रतिबंधित साहित्य को लेकर जो उदासीनता व्याप्त है, वह इन सभी जटिल परिस्थितियों का ही परिणाम है। प्रतिबंधित साहित्य को प्रकाशित करना सिर्फ अतीत को समझने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह स्वाधीनता जो हमें मिली है उसकी रक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। स्वाधीनता के सामने खतरा पैदा होने पर एक सच्चे स्वाधीन लेखक को किस प्रकार सोचना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, इसे जानने के लिए भी प्रतिबंधित साहित्य का प्रकाशन जरूरी है। प्रकाशन के बाद भी इन रचनाओं को विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों में शामिल कराना जरूरी है। प्रतिबंधित हिंदी साहित्य की हजारों रचनाओं पर विपुल शोध हो सकते हैं और नए निष्कर्ष निकल सकते हैं, और ये शोध हिंदी को ज्ञान के अन्य अनुशासनों के साथ भी जोड़ सकते हैं। यही नहीं, ज्ञान के अन्य अनुशासन हमारे इन शोधों की वजह से हमारे कृतज्ञ भी हो सकते हैं कि चूंकि किसी भी अनुशासन में इतनी प्रचुर मात्रा में अप्रकाशित शोध सामग्री का अकाल है। हमारे इन शोधों की वजह से अकादमिक रूप से दुनिया की ऊंचाई बढ़ेगी और हम अपने देश के साथ साथ दुनिया के अनेक देशों को
स्वाधीनता की चेतना का प्रकाश और प्रमाण दे सकते हैं। प्रतिबंधित हिंदी साहित्य के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रतिबंधित साहित्य पर तुलनात्मक शोध के लिए नए रास्ते भी इससे खुलते हैं। जिस प्रकार भक्ति आंदोलन और नवजागरण के संदर्भ में तुलनात्मक शोध प्रवृत्तियां विकसित हुई थी, उसी तरह ब्रिटिश काल में प्रतिबंधित सभी भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के प्रतिबंधित साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन एक बेहद महत्वपूर्ण काम होगा और इससे जो निष्कर्ष सामने आएंगे वे अपने देश की एकता और अखंडता को और पुष्ट करेंगे। देश की स्वाधीनता के आंदोलन में देश का हर हिस्सा बराबर का भागीदार रहा है। यही कारण है कि भारत की प्रायः सभी भाषाओं का साहित्य पाबंदी का, प्रतिबंध का शिकार हुआ है। प्रतिबंधित साहित्य से जुड़ा हुआ हर अध्ययन और शोध हिंदी के नए इतिहास लेखन के लिए एक ऐसी जमीन तैयार कर सकेगा जिससे हिंदी साहित्य का चला आता ढांचा बदल सकता है। कई जड़बद्ध हो चुकी मान्यताएं बदल सकती हैं। आधुनिकता, नवजागरण और प्रगतिशीलता की हमारी समझ में आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है।